हाँ, 47 आ गए हैं मेरे ख्याल से। बाकी लोग अभी अपने वर्क प्लेस पे हैं, धीरे धीरे हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर चारू सिंह है। मैं कल आपके साथ थी एज अ को फैसिलिटेटर। तो कल हमने क्या किया उसका एक क्विक रिकैप। तो हमने एक तो देखा था कि पैलिएटिव केयर क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। बाकी मेडिसिन में हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पैलिएटिव केयर में सिम्टम क्या है, जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है या वॉमिटिंग है, तो वो वॉमिटिंग कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और उसके लिए अप्रोप्रिएट मेडिसिन क्या है, ये पैलिएटिव केयर का स्ट्रेंथ है। तो आज जो सिम्टम कंट्रोल डॉक्टर राजम और डॉक्टर रजनी लेंगे, वो इस चीज़ को लेकर है। दूसरा एक मेरे ख्याल से अभी तक मैंने स्लाइड्स देखा नहीं है कि पैलिएटिव केयर एक होलिस्टिक केयर है। बॉडी का, दिमाग का, दिल का, आप एक इंसान के रोल का सोशल इन्वायरमेंट में, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं जब कोई एक इंसान बीमार पड़ता है। और एंड ऑफ लाइफ केयर भी पैलिएटिव केयर का एक हिस्सा है। दोनों बराबर नहीं है, बस एक हिस्सा है, जैसे डेथ लाइफ का एक हिस्सा है। तो हमने दूसरी चीज़ देखी थी जो कोविड-19 के कैटेगरीज में के कॉन्टेक्स्ट में आपने कैटेगरीज बताई थी, ए बी सी। कौन माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं, वो घर पे अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होंगे जिनको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ेगी, या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के लिए, रीनल एक्यूट रीनल फेलियर के लिए, वैसोप्रेसर्स के लिए। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट फ़ायदा देगी और कितना नुकसान देगी। तो अगर जैसे मान लीजिए हमने किसी पेशेंट को हमने आईसीयू में भेजा वेंटिलेटर पे, और वो वेंटिलेटर पे इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो वेंटिलेटर के कारण उनकी सफरिंग बहुत बढ़ रही है, इंक्लूडिंग पावर्टी। वो गरीब भी होते जा रहे हैं साथ में, क्योंकि आईसीयू के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, और इसको ट्रायाज बोलते हैं कि हम किस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट कब अप्रोप्रिएट है और हमें उसको कब ऑफर करना चाहिए। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जस्टिस, अगर आपके पास एक 75 ईयर ओल्ड एक आदमी आते हैं जिनके पास कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, पर एक 45 ईयर ओल्ड है जो एस्थमेटिक है, हेवी स्मोकर है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपके पास एक बेड है, आप किसको दोगे? ये कुछ ग्रे एरियाज हैं। गवर्नमेंट्स ने क्राइटेरिया दिए हैं सपोर्ट करने, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करने के लिए। तो इसको हम जस्टिस का एथिक्स का जस्टिस का प्रिंसिपल लेते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात है कि कोविड अमीर गरीब नहीं देखती, और हमारी भी जिम्मेदारी अनिल अंबानी को, सॉरी मुकेश अंबानी को, या जो ठेले पे सब्जी बेचता है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ। और फैमिली के रिसोर्सेज हम कैसे अप्रोप्रिएटली यूटिलाइज करें। पता लगा आईसीयू में भेज के हमने उनको पावर्टी लाइन के नीचे धकेल दिया। तो आज सिम्टम कंट्रोल होगा उन लोगों के लिए जो जिनके लिए लाइफ सपोर्ट इनअप्रोप्रिएट है, या जिनको लाइफ सपोर्ट पे डाल दिया गया है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो ये टॉपिक आज उस चीज़ को कवर करेगा। फाइनली मैं आपको आपके फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करा दूँ। आज फैसिलिटेट करेंगी डॉक्टर राजम, वो पल्मोनोलॉजिस्ट है, डॉक्टर हिंदुजा और डॉक्टर बत्रा हॉस्पिटल मुंबई में, सॉरी डॉक्टर भाटिया हॉस्पिटल में मुंबई में काम करती हैं। और वो कार्डिफ यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कर रही हैं, सेकेंड ईयर उनका डिप्लोमा इन पैलिएटिव मेडिसिन है। और डॉक्टर रजनी इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजिस्ट है, और वो एक अभी सबैटिकल ले रहे हैं अपने करियर में, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो दोनों हमारे आज जो स्पेशलिस्ट हैं, दोनों पल्मोनोलॉजिस्ट हैं,
और ये बीमारी भी लंग्स की है। तो बिना झिझक के आपको जो पूछना है आप सवाल पूछिए। जो सवाल आपके दिमाग में आया, हो सकता है 4 और लोग सोच रहे हों। So I hand it over back to Dr. Raja. Thank you. Thank you, Dr. Charu, and welcome to all of you. Namaste. Thank you very much. आप सबका स्वागत है एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि वर्किंग टाइम में ड्यूरिंग वर्किंग डे के टाइम आप लोग वक्त निकाल के आए हैं। ये हमें बहुत एनकरेज करता है। आपसे भी हमें सीखना मिलता है। इसीलिए जैसे डॉक्टर चारू ने बताया, प्लीज आपके क्वेश्चंस और इंटरेक्शन, सजेशन, कमेंट्स चैट बॉक्स पे आते रहिएगा। डॉक्टर रजनी चैट बॉक्स के पॉइंट्स पिकअप करते रहेंगी और बाकी जो भी सीनियर फैकल्टी हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज whenever you all can interject, please do interject and add the points I have missed out. तो शुरुआत में पहले धन्यवाद ऑल्सो टू द पैली कोविड केरला टीम, जिन्होंने बहुत मेहनत और काम से ये पूरा ई बुक बनाया है जो आप सबके पास है, वेबिनार्स जो आपके पास ऑलरेडी है रेडी रेफरेंस के लिए, प्लस ये स्लाइड्स वगैरह बनाए हैं, उन्होंने ही इतना मेहनत किया है। आज का टॉपिक डॉक्टर सुनीता डैनियल ने बनाया है, तो उनके लिए भी एक खास धन्यवाद। तो जैसा डॉक्टर चारू ने बताया आप लोगों को कि कल आपको एक अंदाजा दिया गया कि पैलिएटिव केयर होता क्या है, और आप लोग सब मानेंगे इस बात को कि ये महामारी हमें सबको इफेक्ट किया है। जैसे डॉक्टर चारू ने बोला, न गरीब अमीर, जिनके पास काम है नहीं है, जिनके पास फैमिली है नहीं है, सबको अफेक्ट किया है। तो क्या आप मानेंगे, ये बात तो आप लोग जरूर मानेंगे कि डॉक्टर्स और नर्सेज होते हुए ये बीमारी ने हमको भी बहुत हद से अफेक्ट किया है। तो आप चैट बॉक्स पे डालते जाइए कि आपके लाइफ में, प्रोफेशनल काम करते जिंदगी या पर्सनल जिंदगी में ये महामारी ने कैसे अफेक्ट किया है। उसके बाद हम धीरे धीरे उसके बारे में डिस्कस करने लगेंगे, ठीक है। सो हम पहले चलते, ये आपको तो सब मालूम है कि कोविड-19 जो ये महामारी दुनिया पिछले 6 महीने से और भारत पिछले 4 महीने से जूझ रही है, पूरी दुनिया को अपने घुटने पे लेके आई है। तो ये सेशन का ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है कि इस बीमारी के वजह से जो पेशेंट्स को लक्षण आते हैं, जैसे सिम्टम्स आते हैं, उसका निवारण हम कैसे करें। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। और आपके ई बुक में बहुत सारे अच्छे एल्गोरिदम्स हैं, जैसे फ्लो चार्ट्स बोलते हैं, जैसे एक एक बीमारी, एक एक लक्षण का कैसे निवारण करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसकी क्या दवाइयां हैं, और जो डोजेस लिखे हैं उसके सजेस्टेड डोजेस भी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ई बुक भी पढ़ें और वेबिनार्स भी देखें, ताकि आपको इस सेशन से ज्यादा फायदा हो। ओके, तो आगे बढ़ते हुए होपफुली चैट बॉक्स में आप डाल रहे हो कि ये महामारी आप लोगों की जिंदगी में क्या इफेक्ट हुआ है, क्या अनुभव है आपकी जिंदगी में। रजनी, प्लीज फील फ्री टू इंटरजेक्ट मी और एनीबडी एल्स हु इज अराउंड, so that there is more discussion. जितना आप क्वेश्चंस पूछेंगे उतना हमें भी मजा आएगा। या रजनी, वांट टू से समथिंग? मैंने सभी के लिए चैट बॉक्स में थोड़े प्रॉम्प्ट्स डाले हैं कि आप जरा शेयर करेंगे हमारे साथ में कि आपके लाइफ में कोई मेजर चेंज हुआ है इस महामारी के आने से, या आपको फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है, आप ज्यादा टेंशन महसूस कर रहे हैं, आपने अपने वर्क प्लेस में, अपने काम की जगह पे कोई चेंजेस नोटिस किए हैं कि किस प्रकार के पेशेंट्स आप दिख रहे हो। तो अगले 15-20 सेकेंड्स में अगर 2-3 जन अपने व्यू पॉइंट्स थोड़ा शेयर करें तो अच्छा होगा, ताकि हम सभी इंटरैक्ट करते हुए आगे बढ़ें। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ कि जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू रजनी। तो ये पूरा सेशन का ये उद्देश्य है कि हम इम्पोर्टेंट सिम्टम्स पे नजर डालें, उनको कैसे मैनेज करें इस पे नजर डालें, और आप लोगों को और आगे जानकारी प्राप्त होने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में भी हम आपको डिटेल्स देंगे, जो कि आपके पास ऑलरेडी ई बुक है और आपके पास वेबिनार्स के भी लिस्ट हैं। सो आप कल, आपको याद है, एक हम पेशेंट और फैमिली के साथ में आपका इंट्रोडक्शन किया था, आपको एक पेशेंट और फैमिली से मिलाया था। क्या कोई उस पेशेंट का नाम याद रख के बता सकता है, क्या है पेशेंट का नाम?
तो अगर मैं प्रॉम्प्ट करूं सॉरी रमेश नाम था वो पेशेंट। एक्सीलेंट। तो पेशेंट का नाम रमेश था और हम उसी रमेश और परिवार के साथ ये पूरा हफ्ता बिताएंगे। तो इस रमेश को अभी जब कल से आपने देखा कि उनको तकलीफ, वो एक 70 साल के इंसान हैं, उनको काफी और तकलीफ है, जैसे डायबिटीज, उनको एक स्ट्रोक भी हुआ है, तो उनको बाकी बीमारियां भी हैं। और जब उनको तकलीफ शुरू होती है जैसे गला खराब और खांसी, उनके बेटे सुरेश कोविड हेल्पलाइन में फोन करते हैं। ठीक है, अभी वो जो हेल्पलाइन वाले मेडिकल ऑफिसर हैं उन्होंने बोला है उनको कि नजदीक वाले कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में जाने के लिए, क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी हैं और इनको बाकी भी प्रॉब्लम है, तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। करेक्ट। तो इसका ये मतलब है, तो इनका जो टेस्ट किया जाता है और वो अनफॉर्चुनेटली कोविड पॉजिटिव आता है। तो अभी ऑब्वियसली आप सोचिए कि आपने भी देखा होगा, क्योंकि ये बीमारी अभी काफी ज्यादा फैल रही है आपके फ्रेंड सर्कल में या दूर के रिश्तेदारों में, अभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी न किसी को कोविड बीमारी हुई है। तो आपने उनको सामने से देखा होगा, तो ऑब्वियसली उनके मन में जो टेंशन है, जो बेचैनी है, जो घबराहट है, ये सब उनके मन में आता है। तो आप हमें बताइए कि ऐसे पेशेंट और फैमिली जो आपने देखे हैं शायद ट्रीटमेंट में, मैंने कल देखा कि काफी आप लोग में से काफी लोग कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो आप बताइए कि ऐसे फैमिली और ऐसे पेशेंट की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और आप कैसे उसको रेस्पॉन्ड कर सकेंगे एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स जो ट्रीटमेंट वार्ड में है, आप ट्रीटिंग वार्ड में हैं। ऐसे पेशेंट्स के साथ आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, उनको क्या तकलीफें हो सकती हैं और आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे। एक आध मिनट हम रुक जाते हैं, होपफुली चैट बॉक्स में आप लोग डालेंगे, क्योंकि अभी 4 महीने बाद डेफिनेटली आपने काफी पेशेंट्स के बारे में सुना होगा जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स के मन में क्या चल रहा है, उनके फैमिली के मन में क्या चल रहा है, और हम जैसे डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशंस हैं, हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे उसका जवाब दें। अगर किसी को बात करना है तो अनम्यूट करके या रिक्वेस्ट करके अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, या ऐसी कुछ प्रश्न है जिसको डिस्कस करना है तो रजनी डेफिनेटली पिकअप करेंगी और हम डिस्कस भी कर सकते हैं। सो एनी रिस्पॉन्सेज रजनी? उनके क्या ट्रबल्स थे, मेनली उनकी वरीज थे कि फैमिली से बहुत दूर रह रहे हैं, तो सारे जो डॉक्टर्स, नर्सेज हैं, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन पे भी काफी स्ट्रेस है और अपने स्ट्रेस के साथ में वो पेशेंट्स की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सभी को कहना चाहूंगी, आप शेयर कर रहे हैं कि आपकी क्या दिक्कतें हैं, आपकी क्या टेंशन्स हैं। और इसके साथ हम अभी अपने पेशेंट के पास वापस चलते हैं। रमेश जी के टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं और अभी हम उनके फैमिली के क्या वरीज हैं उस पे जाते हैं। तो जरूर आपके चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या चिंता है उनके माइंड में। थैंक यू रजनी। जैसे आपने बहुत करेक्टली बताया कि इस महामारी में हम लोग सब इन्वॉल्व हैं और सबको स्ट्रेस है और सबकी जिंदगियां उलट पुलट हो गई है, और खास करके पेशेंट्स जिनके बहुत फैमिली मेंबर को कोविड हो गया है, उनके घर का स्ट्रेस, उनके तनाव, उनका वरी, फ्यूचर के बारे में एंजाइटी, और क्या होगा उसको सबको लेके टेंशन होगा। तो इसको ही आगे लेते हुए अभी some reason it is stuck. हमें ये भी बात मानना चाहिए, जैसे डॉक्टर चारू ने बताया कि कल आपको क्या पैलिएटिव केयर का इंपॉर्टेंस बताया गया, उसका महत्व बताया गया। बट ये जो पैलिएटिव केयर है, और मैंने कल चैट बॉक्स में भी पढ़ा था, किसी ने टाइप किया था कि उन्होंने सिर्फ कैंसर पेशेंट्स और कैंसर पेन के बारे में ही पैलिएटिव केयर का एस्पेक्ट सुना था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि सबको हिस्टोरिकली पहले से ही जब पैलिएटिव केयर शुरू हुआ तब सबको ये लगता था कि ये कैंसर पेशेंट्स के लिए ही है, बट ये एडवांस लंग कंडीशंस, हार्ट कंडीशंस, किडनी की बीमारियां, डिमेंशिया, पार्किंसंस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, काफी कंडीशंस में पैलिएटिव केयर का यूज होता है।
जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने भी आइडेंटिफाई किया है कि कोविड-19 में भी पैलिएटिव केयर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये एक मानवीय संकट है और इसमें बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ बीमार होते हैं। तो हम इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि पैलिएटिव केयर कोविड के सिचुएशन में थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी बदलता हुआ सिनेरियो है। जैसे एक दिन पेशेंट ठीक रहता है, दूसरे दिन पेशेंट का तबीयत बिगड़ जाता है। इसमें क्या है कि हमको पेशेंट के साथ बात करने का या टाइम बिताने का या रैपो डेवलप करने का, एक रिलेशनशिप डेवलप करने का वक्त नहीं मिलता है। प्लस एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो हम कैसे मैनेज करेंगे इतने सारे पेशेंट्स। इसीलिए पैलिएटिव केयर का और इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि पैलिएटिव केयर एक टीम वर्क है। सिर्फ डॉक्टर और नर्स नहीं, बट साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डाइटिशियन, वॉलंटियर्स, सब लोग एक साथ काम करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स का तकलीफ कम कर सके। दूसरी चीज ये है कि कोविड के केयर के लिए पेशेंट अपना रेगुलर हॉस्पिटल नहीं जाता है, तो वो कहीं और चला जाता है और उसको उसी का डर रहता है, क्योंकि जगह नया है, उसको मालूम है टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर से कि कोविड में क्या क्या हो सकता है, तो ऑलरेडी हॉस्पिटल जाते वक्त ही घबराता है। तीसरी चीज, अभी आप सब जानते हैं कि पीपीई का जरूरत है, तो ये इक्विपमेंट पहन के वो उसको पता भी नहीं चलता है कि ये डॉक्टर बात कर रहा है कि कोई और बोल रहा है, स्त्री है, पुरुष है, वो सिर्फ आदमियों को सूट के पीछे देखता है। तो ये सब भी उसके घबराहट को ज्यादा तकलीफ देती है और हमें टाइम नहीं मिलता है पेशेंट और फैमिली के साथ बात करने को, क्योंकि पेशेंट एक जगह रहता है, फैमिली दूसरी जगह रहती है और हम एक्चुअली पेशेंट और फैमिली के बीच के मीडिएटर बन जाते हैं। इसीलिए उनका जो मानसिक तनाव है, जो साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है और जो सामाजिक टेंशन है, वो भी बहुत है। क्योंकि इंडिया में तो ऐसा भी है कि लोगों को कोविड पॉजिटिव है तो वापस बिल्डिंग में आने नहीं देते हैं। तो काफी सारा समस्या है पेशेंट के माइंड में, पेशेंट के फैमिली के माइंड में, जो एम्फसाइज करता है कि पैलिएटिव केयर और बहुत इंपॉर्टेंट है कोविड के सिचुएशन में। इसके बारे में आप लोगों को कुछ पूछना है या शेयर करना है तो प्लीज बताइए। बट मैं सिर्फ ये बात का फोकस कर रही हूँ कि पैलिएटिव केयर सभी बीमारियों के लिए है, स्पेशली ऐसे मानवीय संकट में पैलिएटिव केयर बहुत फायदा देता है पेशेंट और फैमिली और डॉक्टर्स को, क्योंकि हम भी इतने तनाव से गुजर रहे हैं। हम एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट के लिए ही ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों के लिए। राजन, some of the responses about कि मिस्टर रमेश के मन में क्या क्या कैसे ख्याल गुजर रहे हैं और उनकी फैमिली की क्या टेंशन्स हैं, तो काफी लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि वो बहुत एंजाइटी और फियर, एक हेल्पलेसनेस, एकदम जैसे कि एकदम वो कुछ कर नहीं सकते, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। और दूसरा ये कंफ्यूजन कि ये कैसी बीमारी है कि ज्यादातर जब हम बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो लोग हमें छू कर, हमें टच कर कर ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ दूरी से ट्रीट कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा दूर ही खड़े रहिए। जब हम ट्रीट भी करते हैं तो इतने सारे अजीब सूट वगैरह पहन के, तो एक दूरी महसूस कर रहे हैं कि जब हम डॉक्टर और नर्स के पास जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनके वो हमें ट्रीट करते टाइम ऐसे कंफर्ट करें, तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, तो डर ज्यादा बढ़ रहा है, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस ज्यादा है। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने भी रिस्पॉन्सेज दिए बहुत करेक्ट है, और ये इसीलिए ये बीमारी थोड़ा और स्ट्रेसफुल हो जाता है, थोड़ा और तनाव है सबके लिए, हम लोग सबके लिए, क्योंकि ये भी डर रहता है कि हम घर लेके आएंगे, हम दूसरों को देंगे, हमारे घर वालों को देंगे, पर हमको हमारा कर्तव्य भी करना है। तो थोड़ा कुछ इस बीमारी के बारे में जैसे प्रेजेंट होता है, अभी 4-6 महीने के बाद बहुत वेरीड, बहुत सारा लक्षण दिखाई देता है कोविड के, बट ज्यादातर पेशेंट्स जो हैं उनको, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज हैं, जैसे और खांसी, छींक, जोर से बोलना, जोर से गाना गाना, उसमें से फैलता है। तो ये मेनली नाक, कान, घसा और छाती को अफेक्ट करने वाला बीमारी है। तो मोस्ट कॉमन जो लक्षण दिखते हैं वो है गला खराब, खांसी, जैसे वायरल फीवर होता है, बॉडी एक, मसल में पेन होता है, बुखार, और उसके बाद पेशेंट्स को सर दर्द भी होता है। आजकल लोग ये भी बोलते हैं कि पीठ दर्द या जुलाब या उल्टी, ये भी कुछ निशाने हैं, बट ये मोस्ट कॉमनली छाती की ज्यादा प्रॉब्लम है, और ये वायरस बाकी वायरसों के जैसे खांसी, सर्दी और इसमें ही स्प्रेड होता है। तो टिपिकली पेशेंट्स को
जो स्टेज 1 पेशेंट्स हैं, जो अर्ली पेशेंट्स हैं, उनको फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर, गला खराब, सर दर्द, बॉडी पेन एक्सेट्रा। उसके बाद जो प्रोग्रेशन होता है वो छाती में चला जाता है और इसमें लंग इन्वॉल्व होता है, जिसको हम स्टेज 2 बोलते हैं, जो पेशेंट्स को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। इनिशियल जो स्टेज है वो पेशेंट्स घर में रह सकते हैं सेल्फ क्वारंटाइन में, क्योंकि वो इन्फेक्टिव हैं और वो दूसरों को भी दे सकते हैं। ऐसा भी एक सब ग्रुप है जिनको सिम्टम्स ही नहीं है बट वो स्टिल पॉजिटिव है, वो लोग कैरियर्स हो जाते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली ये जो बीमारी है उसमें 80% माइल्ड ही है, 14% सिवियर इलनेस है और 5% को आईसीयू की जरूरत लगेगी। बट हमारे जैसे देश में, जबकि हमारा 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, 5% ऑफ 1.3 बिलियन भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। इसीलिए हम डॉक्टर्स, अस्पताल, नर्सेस और बाकी सब हेल्थ केयर सिस्टम को इतना तनाव आ रहा है और हम भी इसके नीचे कुचल गए हैं। तो ये जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं वो एक स्पेक्ट्रम है कोविड के पेशेंट्स को। सब पेशेंट्स को ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर पेशेंट्स को माइल्ड बीमारी ही होती है। ये जो पेशेंट है हमारा, जो रमेश है, उनको शुरुआत ऐसे ही हुआ है, करेक्ट? उनको शुरुआत सिर्फ खांसी, बुखार और गला खराब, फिर उन्होंने कोविड सेंटर पे जाके टेस्ट करके पता चला कि उनका टेस्ट स्वॉब, नेजल स्वॉब पॉजिटिव है। और इसीलिए क्योंकि वो उम्र में ज्यादा हैं और उनके पास बहुत सारी बीमारियां ऑलरेडी थी, वो पेशेंट को एडवाइस किया गया एडमिशन। तो अभी ये है टेंशन, जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि पेशेंट को भी तनाव है, डॉक्टर को भी तनाव है और साथ साथ में फैमिली को भी तनाव है। और बेटा को ऑब्वियसली ये चाहिए कि फादर ऑलवेज आराम से रहे और तकलीफ नहीं करे। हमसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को ओल्ड होते हुए देखा है या सफर करते हुए देखा है, और वो बहुत कठिन होती है पेशेंट को और पेशेंट के फैमिली को भी। जो ये पेशेंट को संभालता है उनको भी तकलीफ होती है। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी में पेशेंट को संभाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो आइसोलेशन में और क्वारंटीन में चले जाते हैं। ये जो है उनका जो एक्सरे किया था रमेश का, और रमेश के एक्सरे में अभी ओपेसिटीज हैं और उसके एक्सरेज में एबनॉर्मैलिटीज हैं। और ये भी देखा गया है कि उनका डी डाइमर, जो बहुत कॉमनली नोटिस किया गया है कोविड के सिम्टम पेशेंट्स में, जैसे क्लॉट्स होते हैं लंग में, और लंग के क्लॉट्स होते टाइम डी डाइमर का जो ब्लड टेस्ट है वो हाई होता है, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। तो बहुत सारा पेशेंट्स ऐसे हैं जो चल के आते हैं कैजुअल्टी में कोविड के साथ, और अचानक एकदम अच्छे लगते हुए पेशेंट अचानक बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनका सडनली ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो ये भी हम पेशेंट्स देखते हैं। इसलिए जो भी पेशेंट्स को दम लगने लगता है वो पेशेंट्स को हॉस्पिटल में रहना इंपॉर्टेंट है, ताकि उन पे उपचार जल्द से जल्द कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो है ये पेशेंट आया है, ठीक है, और इसको कोविड पॉजिटिव है, सांस फूल रहा है, एक्सरे एबनॉर्मल है और इसके डी डाइमर भी हाई है। अभी आप डॉक्टर हैं वार्ड पे, आपके सीनियर को पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए और कैसे मैनेज करना चाहिए। तो आप अपने सीनियर से क्या प्रश्न पूछेंगे इस पेशेंट के मैनेजमेंट के बारे में? क्या क्या पॉइंट्स आप साथ में लेके प्रेजेंट करेंगे आपके सीनियर को कि ये एक 70 ईयर ओल्ड है, इनके क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं, इनके क्या प्रेजेंटेशंस हैं, और आगे चल के इस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए। स्पेशली ये ऐसा महामारी के टाइम है जब बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ आएंगे और आपको ही आपकी क्लिनिकल डिसीजन, और जैसे डॉक्टर चारू ने कल बताया था, ट्राइज से डिसाइड करना है किस पेशेंट को कितना एग्रेसिव ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कौन सा पेशेंट को इम्पोर्टेंट आईसीयू बेड ऑक्यूपाई करना चाहिए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या क्या पॉइंट्स नोटिस करेंगे और आपके सीनियर को प्रेजेंट करेंगे ताकि ये पेशेंट को ऐसा ट्रीटमेंट मिले जो कंफर्टेबल हो, पेशेंट कंफर्टेबल हो, सफर नहीं करे, और वो ही आप दें जिससे पेशेंट के हित में हो और पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं हो। तो यही बेसिस है मेडिकल एथिक्स का, डू नो हार्म, डू थिंग्स दैट बेनिफिट द पेशेंट and keep the patient comfortable so that the patient आप उनकी सफरिंग ज्यादा नहीं करें। तो आप क्या किस बारे में सोचेंगे? रजनी, any suggestions are there? Waiting for some responses, Dr. Rajam.
तो आप सभी से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आप थोड़े कुछ सजेशंस दे सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहेंगे, ये ख्याल में रखते हुए कि रमेश जी को पहले से क्या क्या तकलीफें हैं, घर पे भी वो काफी डिपेंडेंट थे अपने फैमिली मेंबर्स पे, ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं कि उनको काफी तकलीफ है, एक्सरे में भी फाइंडिंग्स हैं, तो आगे क्या किया जाए? एक दो तीन सजेशंस आप देंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। या फिर आप बताइए आप क्या करते थे अगर आपके सामने ऐसा एक पेशेंट आए, अगर आप सीनियर हो, आप डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे ऐसे पेशेंट के लिए? Shall I go ahead? Maybe we proceed. We'll ask for more inputs later. तो ये पेशेंट के जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो है सांस फूल रही है बिकॉज उनके एक्सरे एबनॉर्मल है, और ये पेशेंट का सांस फूलने का, ब्रेथलेसनेस का सेटल करना वो हमारा जिम्मेदारी है। आगे हम चल के आपसे पूछेंगे कि ये पेशेंट को किधर और कैसे ट्रीट किया जाए। तो फोकसिंग ऑन ब्रेथलेसनेस, वो ब्रेथलेसनेस का मतलब क्या है कि ये ऐसा एक चीज है जो हम नॉर्मली जब बैठे रहते हैं तो हमको पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितना डीप ले रहे हैं। जब बैठे बैठे हमको ये अंदाजा हो जाता है कि सांस फूल रही है या दम घुट रहा है, इसका मतलब है सांस ब्रेथलेसनेस या सांस फूलना। तो ये एक कारण हो सकता है कि ये एक फुफ्फुस या फेफड़े के प्रॉब्लम के वजह से, ऑक्सीजन कम होने के वजह से, दूसरा क्लॉट होने के वजह से, तीसरा जो इन्फिल्ट्रेट्स, जैसे आप बाथरूम में नहाने के बाद कांच कैसे फ्रॉस्ट हो जाता है, वैसा फ्रॉस्टिंग फेफड़े में मिलता है जिसको हम ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज बोलते हैं, जो क्वाइट कॉमन होता है कोविड में, वो दिखता है। इसके वजह से फेफड़े का काफी हिस्सा श्वास लेने और देने में भाग नहीं लेता है, तो इस वजह से भी पेशेंट्स को दम लगने लगता है। इसके अलावा जब पेशेंट को पता चलता है कि उसको कोविड हो गया है, उसको सांस फूल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली टेंशन में चला जाता है, जैसे आपने सब बताया। तो वो टेंशन, वो पैनिक और वो एंजाइटी के वजह से सांस और फूलने लगती है। फिर वो इस बारे में भी सोचने लगता है, अरे मेरे वजह से बाकी लोग भी बीमार हो जाएंगे, मेरे वजह से मेरी फैमिली का खर्चा बढ़ जाएगा, अब मैं फैमिली को देख नहीं पाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। काफी सारा चीज है जो और कंट्रीब्यूट करता है दम लगने को। सो ये डॉक्टर राजन, सॉरी डॉक्टर राजन, आई एम इंटरप्टिंग यू फॉर अ सेकंड। थोड़े इनपुट्स आए हैं, तो जब आप ये वाला स्लाइड का कंटेंट फिनिश करेंगी तो आई थिंक वी शुड डिस्कस दोस अ लिटिल बिट। ग्रेट। सो मेरा ये स्लाइड का मेन उद्देश्य ये है कि जब पेशेंट्स को दम लगता है इस कोविड महामारी के सिचुएशन में, तो वो सिर्फ फेफड़े के तकलीफ के वजह से नहीं, कोई भी पेशेंट को जब दम लगता है तो उसका पूरा मानसिक, शारीरिक, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल सब सामने आ जाता है, जैसे कि उसकी पूरी जिंदगी का एक फ्लैश सामने आ जाता है। अब मेरा क्या होगा, अब मेरे फैमिली का क्या होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है एक पैलिएटिव केयर एस्पेक्ट से देखना कि सिर्फ फेफड़े की तरफ नहीं बट बाकी भी डायरेक्शन में देखने का। ओवर टू यू रजनी। तो अभी थोड़े इनपुट्स आए हैं कि रिगार्डिंग द क्वेश्चंस कि हम आगे क्या करेंगे, किस बारे में सोचेंगे पेशेंट के केयर में, और उसके ब्रेथलेसनेस को कैसे एड्रेस करेंगे। तो दो जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स आए हैं वो कि पहले हम उनके ब्रेथलेसनेस को एड्रेस करें और फिर आगे बढ़ें, तो उसके लिए हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। और एक इनपुट आया है कि हमें टर्शरी केयर सेंटर या आईसीयू में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट के लंग्स में बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट्स हैं और उन्हें शायद इमीडिएटली वेंटिलेशन की भी जरूरत हो सकती है। तो इसको आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर दिस थॉट फर्दर कि किस हद तक हमें ऑक्सीजन देना है, आईसीयू की जरूरत क्यों है, और वेंटिलेशन यहाँ पे जरूरी है या नहीं, या वेंटिलेशन से क्या क्या फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। या ग्रेट। और भी किसी ने हाथ उठाया है, उनको कुछ पूछना है या बताना है, फिर इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इस बारे में तो हम सब एक साथ लेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं कि जब ब्रेथलेसनेस हो तो डेफिनेटली ऑक्सीजन देना चाहिए, बट प्लीज ये बात ध्यान में रहे कि जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो तभी ही ऑक्सीजन देने पे फर्क पड़ता है। सब पेशेंट्स जो सांस फूलती है उनको ऑक्सीजन देने से फर्क नहीं पड़ता है। जब पल्स ऑक्सीमीटर में 88 के नीचे हो तभी ऑक्सीजन देने पे फर्क पड़ता है।
दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि दम जो लगता है, सांस जो फूलती है, उसका कारण एक फेफड़ा होता है, बट दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत से कारण होते हैं, और हमारा फर्ज बनता है डॉक्टर और नर्स होते हुए कि वो सब कारण को एक्सप्लोर करें और पूछें, क्योंकि हम जो हैं डॉक्टर्स भी पीपी में हैं, पेशेंट्स को दूर दूर से देखते हैं, और पेशेंट घबराया हुआ है, उसके वजह से भी दम लग सकता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बताया कि टर्शरी सेंटर में शिफ्ट करना चाहिए और आईसीयू में, यही उद्देश्य है पैलिएटिव केयर का, कि हम उसी पेशेंट्स को प्रॉपर्ली सिलेक्ट करके आईसीयू में भेजना चाहिए जिनका आईसीयू से फायदा हो, जिनका वेंटिलेटर से आउटकम अच्छा हो। जो पेशेंट ऑलरेडी बीमार है, जिसको डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, स्ट्रोक है, या अगर पेशेंट बोलता है सामने से कि उसे वेंटिलेटर नहीं चाहिए, तो वो पेशेंट की तरफ भी हमारा फर्ज है, वो पेशेंट की तरफ भी पैलिएटिव केयर फोकस करना है कि उनको कंफर्टेबल रखे, क्योंकि पेशेंट का हक है, पेशेंट का शरीर है, पेशेंट का डिसीजन होना चाहिए कि उसके साथ क्या कैसे ट्रीट किया जाए। क्योंकि कोविड में टाइम नहीं मिलता है हमें एक्सप्लेन करने के लिए, कोविड में वक्त नहीं मिलता है, पेशेंट जल्दी खराब हो जाते हैं, काफी टाइम हमें बैठ के बात करने की टाइम नहीं मिलती है। इसीलिए और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम उस पेशेंट्स को सिलेक्ट करें जो एथिकली इम्प्रूव हुए वेंटिलेटर पे, जो और सफर नहीं करे। जैसे एक 85 ईयर ओल्ड का मैन अगर बिल्कुल ठीक है तो हम सब कुछ करना चाहिए, बट अगर 84 ईयर ओल्ड मैन को टर्मिनल कैंसर है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या रीनल फेलियर है, या स्ट्रोक है, या डिमेंशिया है, ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डाल के हम क्या कर रहे हैं? उनका जिंदगी और क्वालिटी का नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ क्वांटिटी बना रहे हैं। और जैसे कि सुनैना ने भी बताया अभी कि वेंटिलेटर भी इनफ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये महामारी में बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ बीमार होते हैं, तो बहुत टाइम ऐसा आएगा कि हम डॉक्टरों को डिसाइड करना पड़ेगा इसको डालें कि उसको। सिर्फ सीक्वेंस में ये पेशेंट पहला आया इसीलिए उसको वेंटिलेटर मिलना चाहिए, वो करेक्ट है कि ये पेशेंट को फायदा है वेंटिलेटर पे, ये पेशेंट बच के वापस अपने फैमिली जाएगा, वापस गुड क्वालिटी लाइफ जिएगा, ऐसे पेशेंट्स को सिलेक्ट करके डालना जरूरी है। इसीलिए ये एथिकल और मॉरल डिस्कशन अपने टीम के साथ, अपने कलीग्स के साथ करना बहुत जरूरी है, पेशेंट और फैमिली को साथ में लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे फैमिली एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस्ड है, क्योंकि वो पेशेंट के बगल में नहीं है, और आपको वो मीडिएटर बनना है, आपको वो डिसीजन पेशेंट के फैमिली और पेशेंट अगर हो सके तो पेशेंट के सामने बोलना है कि क्योंकि आपका उम्र है, क्योंकि ये है, मुझे मेरे एक्सपीरियंस में नहीं लगता है कि आपको इस चीज से फायदा है, इसीलिए हम वो सब करेंगे जिससे आपको आराम है, बट मेरा सजेशन ये है कि आपको वेंटिलेटर से फायदा नहीं होगा। क्योंकि हमने बहुत बार सुना है, हमारे ट्रेनिंग में भी मौत और मृत्यु के बारे में डिस्कशन नहीं सिखाया जाता है, वो हम आपको कल बताएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स में कि कैसे ये चीज बात किया जाता है। दूसरी चीज, हम डॉक्टर बहुत इजीली बोलते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात गलत है। हमारे बैग में इतना सारा चीज है पेशेंट को आराम पहुंचाने में। पहले तो बातचीत, हमारे देखने का नजरिया, हम क्या टोन में बात करते हैं, गुस्से से बात करते हैं, अकड़ के बात करते हैं। तीसरा चीज, हम वो सब कर सकते हैं जिससे पेशेंट आराम पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर रजनी ये भी बोल रही है कि उससे कुछ फायदा, फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट देके फायदा नहीं है तो क्या हम वो ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या हम भगवान हैं? इट्स नॉट द क्वेश्चन कि हम भगवान है, बट आपका एक्सपीरियंस और हमारा डेटा जो बताता है कि पेशेंट्स जिनके पास बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज हैं, बहुत सारे बीमारियां हैं, या उम्र के पेशेंट्स है, वो वेंटिलेटर पे ऑलमोस्ट 80 to 85% नहीं जीते हैं। तो फिर ये जानते हुए क्या हम करेक्ट हैं कि ऐसे पेशेंट्स को वेंटिलेटर सजेस्ट किया जाए? सो somebody else, Dr. Markham has asked, where do we shift these patients? इसीलिए ये पेशेंट्स को वार्ड, कोविड वार्ड में मैक्सिमम वार्ड केयर, प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये पेशेंट और फैमिली से बात करने के बाद कर रहे हैं, और हम 1 2 3 4 5 करेंगे, बट ये पेशेंट क्योंकि आईसीयू में जाके उनको फायदा नहीं है, उनको सिर्फ तकलीफ होगी, ऐसे पेशेंट्स को हम कंफर्टेबल कैसे रखें, वहीं पे हमारा पैलिएटिव केयर स्किल्स
से होना चाहिए. Dr. Rajni, you want to add? I think that Dr. Markham brought up that very important point कि Yes. severity और prognosis के according decide करना चाहिए कि हम where do we shift the patient. तो मैं भी उनके साथ सहमत हूँ कि ये prognosis aggressive treatment के साथ और उसके बिना, यानी कि वेंटिलेटर आईसीयू के साथ क्या प्रोग्नोसिस होगा और उसके बिना क्या प्रोग्नोसिस होगा. अगर हम ये मान ले कि दोनों का जो अंजाम है वो सेम होगा, तो फिर हम क्या सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा रिलीफ मिले. अब ये सवाल उठता है. करेक्ट. और ये इम्पोर्टेंट चीज है कि ये टीम वर्क हो, ये डिस्कस किया जाए पेशेंट के साथ अगर पॉसिबल है, फैमिली के साथ जरूर, और प्लीज डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज जो है आपके मन में भी बहुत भारी पड़ता है कि मैंने क्यों नहीं डाला, फिर आप आके सोचते हैं. तो ये सब चीज क्लियर करके आपको डिसीजन लेना है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बट आपके परमिशन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ. तो ब्रेथलेसनेस जो है वो सिर्फ फेफड़े के तकलीफ के वजह से नहीं है, मल्टीपल इश्यूज के वजह से है. और ये सब चीज को ध्यान पे रखते हुए, क्योंकि हम सब पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे नहीं डाल सकते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज, बिकॉज ऑफ पुअर आउटकम, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं ताकि वो कंफर्टेबल रहे, ये हम आगे देखने वाले हैं. तो इसका मेन थिंग ये है कि जैसे आप लोगों ने बताया, कोई भी जो लक्षण है उसके निवारण के लिए फर्स्ट थिंग जो भी हमसे होगा करेक्ट वो करना चाहिए. जैसे अगर ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन देना. जैसे अगर पेशेंट को आप श्वास की नली में आपको सुनाई दे रहा है वीज रोंका स्टेथोस्कोप में, तो उनको ब्रोंकोडायलेटर्स देना. जैसे इनहेलर है, पंप है, नेबुलाइजर है, कितना हद तक आप आराम दे सकते हैं वो देना चाहिए. बट आप सब कुछ देने के बावजूद जब पेशेंट को दम लग रहा है, जब पेशेंट को सांस फूलने में तकलीफ है, जैसे हाल ही में एक मेरी फ्रेंड की माँ को एडमिट किया था आईसीयू में. वो 84 इयर्स की थी, कैंसर सर्वाइवर थी, एक स्ट्रोक आया था और एक कार्डियक बहुत लो था. तो उनको सिर्फ आईसीयू में बट एनआईवी दिया था. उन्होंने क्लियरली बोला था कि वेंटिलेटर पे नहीं रखना है. जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर जो बाईपैप है उस पे भी वो दम घुट रहा था. और वो डॉक्टर्स लोग वो आइडेंटिफाई नहीं, उनको सिर्फ ये पता था कि ये पेशेंट को वेंटिलेटर पे नहीं डालना है, बट वो पेशेंट को आराम क्या देना है वो हम आपको बताएंगे अभी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट के जो लास्ट डेज या लास्ट ब्रेथ्स वो कंफर्टेबल होना चाहिए. वो भी एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है. डॉक्टर की जिम्मेदारी सिर्फ क्योर करना या इलाज करना नहीं है, पेशेंट को एक इंसान की तरह ट्रीट करके उसको कंफर्टेबल रखना भी जरूरी है. सो इस चीज में हम क्या क्या कर सकते हैं. अगर पेशेंट की सांस फूल रही है तो थोड़ा लूज कपड़ा पहन के, थोड़ा मास्क भी रहता है पेशेंट्स को जो कोविड पॉजिटिव है. पंखा अगर पेशेंट के मुंह पे चलाएं तो पेशेंट को थोड़ा आराम रहता है. स्पेशली बॉम्बे जैसे शहर जहाँ पे बहुत पसीना होता है, वो पंखे से थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है. और पेशेंट्स को रिलैक्सिंग टेक्निक्स जैसे फिजियोथेरेपिस्ट ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं, ये भी कोशिश की जा सकती है. स्पेशली वार्ड में, आईसीयू में तो ये नहीं हो सकता है. और क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि ये पेशेंट क्या इसको आईसीयू से फायदा होगा, अगर नहीं होगा फिर भी उसका हक है कि वो कंफर्टेबल रहे. और हम ये सब चीज ट्राई कर सकते हैं, जैसे पंखा, जैसे उसको बराबर पोजीशन करे, किसी किसी को तकिया ऊपर करके, किसी किसी को टेबल दे के सर नीचे रख के, या फिर पंखा चला के, या ब्रीदिंग टेक्निक से आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. और दवाई के तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो नार्कोटिक है, जिसे मॉर्फिन कहते हैं. मॉर्फिन एक लाइफ से वंडर ड्रग है, जिससे जो दम का कारण है वो नहीं ठीक होता है, बट दम का जो सेंसेशन है, जो फीलिंग है ब्रेथलेसनेस का, वो बहुत कम होता है. तो पेशेंट को ऐसा आराम मिलता है कि वो चैन से अपना लास्ट डेज लास्ट ब्रेथ लेता है. तो मॉर्फिन एकदम सेफ दवा है. बहुत सारे चेस्ट स्पेशलिस्ट इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि हमारे ट्रेनिंग में मॉर्फिन के बारे में बहुत कम पहचान है. तो लो डोज मॉर्फिन जैसे 2.5 to 5 मिलीग्राम मुंह से दे सकते हैं हर 4 घंटे में. बट हम पहले चालू करते हैं 12 घंटे सुबह शाम, फिर 8 पेशेंट का रिस्पॉन्स देके 8, 6 और हर 4 घंटे में दे सकते हैं. मॉर्फिन जब देते हैं हमको लैक्सेटिव देना जरूरी है क्योंकि मॉर्फिन कॉन्स्टिपेशन करता ही है, कब्ज होता है पेशेंट को मॉर्फिन का एक्शन के वजह से. मॉर्फिन लो डोज पे बहुत सेफ है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत आराम दिलाता है पेशेंट को.
पेशेंट हाफते हुए पेशेंट एकदम से सेटल हो जाता है। या दूसरा दवाई जो दे सकते हैं, अगर मॉर्फिन आपके शहर में अवेलेबल नहीं है तो आप मिडाजोलैम या लोराज़ेपैम भी दे सकते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट घबराहट से भी है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम पैलिएटिव केयर में जितना हो सके पेशेंट को कम दर्द देते हैं। तो जब अगर पेशेंट मुंह से नहीं खा पाता है, ये सब दवाइयां हम चमड़े के नीचे जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के तौर पे देते हैं। और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एकदम सिंपल है। हम जब नॉन कोविड पेशेंट्स के तो पेशेंट्स के रिलेटिव्स को ही सिखा देते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट्स तो डायबिटीज के लिए इंसुलिन लेते हैं, वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूट के थ्रू हम बहुत सारे दवाइयां दे सकते हैं, हम फ्लूइड्स भी दे सकते हैं। तो ये 4-5 जगह है शरीर में जहां सबक्यूटेनियस टिश्यू ज्यादा है, जैसे पेट, पीठ, स्कैपुला के ऊपर और नीचे, हाथ और थाइज पे दे सकते हैं। एकदम सेफ मेथड है। और अगर लाइन निकल भी जाता है तो खून नहीं बहता है। आइदर आप स्कैल्प वेन से यूज कर सकते हैं, नीडल नंबर 23, या आप टेफ्लॉन नीडल नंबर 24। so एकदम बारीक नीडल है, पेशेंट को बहुत कम दर्द होता है, इंट्रावीनस लाइन लेने की जरूरत भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि अरे पेशेंट के पास लाइन नहीं है, दवाई कैसे दे? तो सबक्यूटेनियस एक एकदम इंटरेस्टिंग वे ऑफ गिविंग पेशेंट्स मेडिकेशन फॉर कंफर्ट। एंड डॉक्टर राजन, यस, एक सवाल, सॉरी आई विल वेट फॉर यू टू फिनिश एंड देन फिनिश। तो एक सवाल आया है कि अभी मॉर्फिन के बारे में 2 सवाल आए हैं कि एक तो कि मॉर्फिन अपने आप में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता है, तो हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट है लोगों के मन में जो हमने एड्रेस करना है। थैंक यू। इट्स फ्रॉम युवराज सावला। इज इट अनसेफ या सेफ एंड यूजफुल है? तो वो हम एड्रेस करें। ठीक है। सो वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई एम ग्लैड कि आप मॉर्फिन के बारे में सोच रहे हैं। होप आपके पास मॉर्फिन अवेलेबल है। तो मॉर्फिन जो है एक्चुअली जो फियर या डर है कि ये रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है, तो इसीलिए काफी डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट को मॉर्फिन देने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो डोज यूज करते हैं पेन, कैंसर पेन के लिए और दम के लिए, ये बहुत फर्क है। दम के लिए जो हम यूज, सांस फूलने के लिए जो डोज है मॉर्फिन का, बहुत बहुत कम डोज है। जैसे आपने देखा 2.5 to 5 पहले हम 12 घंटे में देते हैं, फिर 8 घंटे, फिर 6 घंटे, और मैक्सिमम हम सिर्फ 30 मिलीग्राम देते हैं। जबकि दर्द पेन वाला जो मॉर्फिन डोज है उसका कोई सीलिंग नहीं है। तो मॉर्फिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़े वाले डोज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, इसीलिए डॉक्टर्स लोग हिचकिचाते हैं। डिस्ट्रेस कॉज नहीं करता है ये। इनफैक्ट पेशेंट जो हाफते लगता है वो एकदम आराम होता है, फिर पूरा सेंटेंसेस भी बोलने लगता है। तो बहुत वंडर ड्रग है। और फेंटेनिल के बारे में पूछ रहे हैं शिफाना, सुधीर। फेंटेनिल भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मॉर्फिन इज चीपर। सो फेंटेनिल के लिए आपको क्या बोलते हैं, पेरेंटल रूट ही चाहिए, इसीलिए फेंटेनिल के लिए आपको लाइन या सबक्यूटेनियस चाहिए। मॉर्फिन ओरली भी दिया जा सकता है, इसीलिए वी प्रिफर मॉर्फिन बिकॉज इट्स चीपर। एंड आप लोगों को ये भी बता दें कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मॉर्फिन, येट भारत देश में जो लोग मरते हैं उनका क्वालिटी ऑफ डेथ बहुत बेकार है। हम लोग मॉर्फिन को बहुत अंडर यूज करते हैं। हम अपने पेशेंट्स को एंड लास्ट मौके में बहुत तड़प के भेजते हैं। सो फेंटेनिल भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट द मॉर्फिन कॉजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, दैट इज व्हाई दे डोंट यूज। बट हम जो डोज यूज कर सकते हैं वो करते हैं, वो बहुत ही छोटे प्रमाण में है। दूसरा, हम उतना ही देते हैं जिससे ब्रेथलेसनेस कम हो। जब ब्रेथलेसनेस सेटल हो जाए हम डोज नहीं बढ़ाते हैं। तो हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि पेशेंट कंफर्टेबल रहे, हमारा इंटेंट सिर्फ कंफर्ट है। आप, does that answer the question? Rajni, you want to add? Was it quite well? There was one more question about pediatrics में यूज किया जाता है कि नहीं? Yes, definitely यूज किया जाता है, सेफली किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पैलिएटिव केयर में सब दवाइयां स्टार्ट लो गो स्लो, कम से कम प्रमाण में यूज करना, उतना ही देना जिससे पेशेंट को कंफर्टेबल हो। आप सिर्फ डोज तभी बढ़ाएंगे जब पेशेंट अनकंफर्टेबल है, तो आप एक्स्ट्रा डोज देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य सिर्फ पेशेंट कंफर्ट है।
तो पीडियाट्रिक्स में भी सेफली यूज किया जा सकता है। मॉर्फिन एक सेपरेट टॉपिक है एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हमें उसके फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में जब हम पता चलेगा तब हमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ये सेफली यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑल दीज डिसीजंस जो है एक टीम वर्क लेते हैं, सो आप अकेला नहीं ले रहे हो एंड इट्स वेरी वेरी सेफ। आप प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद एनी ऑफ अस। आफ्टर दिस सेशन वी विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स। इसमें भी है रिसोर्सेज जो आप पढ़ सकते हैं जो ई बुक में है, ठीक है। सो ओरली भी दे सकते हैं, और अगर डोज बढ़ाने के बाद आप लगता है आपको सेटल नहीं हुआ है पेशेंट, तो कंटिन्यूअस ड्रिप भी दे सकते हैं, जो कि आइदर इंट्रावीनस हो, नस में, या चमड़े के नीचे भी दे सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्फिन, एंड इट इज वेरी गुड दैट वी हैड दिस डिस्कशन, सो आई रियली थैंक यू फॉर दिस। सो ये एक चार्ट ऑलरेडी है पेज 14 में आपके ई बुक में, सो प्लीज इसके बारे में पढ़िए कि आप क्या कर सकते हैं पेशेंट जो वार्ड में है, पेशेंट जो आईसीयू में है, पहले क्या ट्राई करना चाहिए, करेक्ट द करेक्टेबल्स, नॉन फार्माकोलॉजिकल, और फिर क्या दवाइयां दे सकते हैं आप पेशेंट्स को कंफर्टेबल। मॉर्फिन है, जैसे यहाँ पे आपने देखा फेंटेनिल भी है, एंजाइटी है पेशेंट को तो मिडाजोलैम या लोराज़ेपैम भी दे सकते हैं, और एंड ऑफ लाइफ में जो मैनेजमेंट है वो आपको थर्सडे को, परसों डॉक्टर रजनी ही फैसिलिटेट कर रही हैं, तो एंड ऑफ लाइफ में क्या रोल है वो उस दिन बताया जाएगा। बट जस्ट आप लोगों को इम्पोर्टेंट ये करना है कि मॉर्फिन कैन बी सेफली यूज्ड इन स्मॉल डोजेस फॉर दम और श्वास को कम करने के लिए। तो आप लोग सब ठीक इजाजत दे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। रजनी, आगे बढ़ सकते हैं डॉक्टर राजम। थैंक यू। सो अब तक हमने देखा कि रमेश अभी हॉस्पिटल आ गए हैं, कोविड पॉजिटिव आ गया है, एक्सरे में प्रॉब्लम है, डी डायमर में प्रॉब्लम है, एक दिन ठीक रहे वो हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ, फिर उनका अचानक इरिटेशन हो जाता है, एजिटेशन हो जाता है, वो सब उखाड़ रहे हैं वार्ड में। तो आप लोगों को क्या लगता है व्हाट ये कोविड-19 में सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या रिपोर्ट किया गया है? आप क्या देखते हैं पेशेंट्स के साथ जो कॉमनली देखा जाता है? एंड अगर कोई आंसर कर सकता है तो अच्छा रहेगा। इस कंफ्यूजन, इस बिहेवियर, इस एबनॉर्मल का क्या टर्म है इंग्लिश में, जो कोई शेयर कर सकता है? तो इसको हम डिलीरियम बोलते हैं, डिलीरियम। सो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सडनली अबनॉर्मली बिहेव करते हैं, और इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। एक तो ये कारण है कि जैसे पेशेंट आईसीयू में काफी दिन रहा हो या वार्ड में रहा हो, किसी को मिला नहीं है, जिसको भी मिलता है वो पीपीई में है, या पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम है, या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा है, या पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है, या ही इज नॉट पास यूरिन, तो बहुत खाना नहीं हुआ है, अबनॉर्मल ब्लड टेस्ट है। सो बहुत सारा कारण है जिसके वजह से पेशेंट्स को तकलीफ हो सकती है और ये एबनॉर्मल बिहेवियर में जा सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जैसे आप देख रहे हैं 4 पैरामीटर्स को मेजर करते हैं और उसको स्कोर करते हैं। एकदम सिंपल सा टूल है जिससे अगर आप स्कोर करें 4 से ज्यादा हो तो ये पॉसिबल है कि पेशेंट डिलीरियम में है, एक डिफरेंट स्थिति में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग जब गहरी नींद से उठते हैं और बहुत सारा अंधेरा है बारिश में, तो कभी कभी दोपहर के नींद के बाद हमको भी लगता है कि क्या शाम सुबह हो गई है या रात हो गई है जब आप एक ही घंटे सोए। तो वेरी ऑफन न वार्ड में घड़ी रहती है, न कैलेंडर रहता है, प्लस इतना सारा केमिकल इम्बैलेंस है बॉडी में, ऑक्सीजन की कमी है, तो ये सब के वजह से भी डिलीरियम हो सकता है। तो अलर्टनेस है, अगर पेशेंट को पता नहीं आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पे हैं, ओरिएंटेशन के बारे में, अगर पेशेंट आपके पास ध्यान से बात नहीं करता है या एक बार शांत रहता है एक बार उछल कूद रहा है, तो ये सब आप अगर नंबर करके, इसको बोलते हैं 480 डिलीरियम असिस्ट, या एग्जैक्टली डॉक्टर रजनी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी बता रही हैं, यूरिन रिटेंशन, कोई और है, एनीबडी कैन से एनीथिंग। सो इसका स्कोर करके अगर 4 से ज्यादा हो तो इसको हम डेलीरियम बोलते हैं। तो ये डेलीरियम भी बाकी चीजों के साथ कंट्रीब्यूट करती है। अगर सांस ज्यादा फूल रहा है
जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट को बहुत दर्द हो रहा है, जो वेरी कॉमन सिम्टम है कोविड में, वो दर्द के वजह से भी उसका बर्ताव बिगड़ सकता है, या अगर पेशेंट का कोई दवाई बंद हो गया है या अल्कोहल से बंद हो गया है, या कोई ऐसा दवाई है जो वो ले रहे थे और अब हम बिकॉज हॉस्पिटल में आ गए वो बंद हो गया है, उसके बंद होने पे भी तकलीफ होती है। इस सब की वजह से एंजाइटी, एजिटेशन, डिलीरियम बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेशेंट को और फैमिली को दोनों को बहुत और तकलीफ में देखते हैं। इमेजिन सडनली पेशेंट आराम, शांत वाला पेशेंट गाली गलौज करने लगता है या खींचने लगता है या कपड़े निकालने लगता है, तो ये बहुत तकलीफ वाला चीज है फैमिलीज को सुनने के लिए, या नर्सेस को देखने के लिए, या बाकी पेशेंट्स को भी तकलीफ होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। और इसमें जैसे मैंने बताया कि पेन, यूरिनरी रिटेंशन, कब्जी, सांस फूलना, ये सब डेलीरियम, एजिटेशन को बढ़ाता है। ये सब को हम कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़े हद तक डेलीरियम, एजिटेशन भी कंट्रोल होता है। तो इसका भी एल्गोरिदम है, आप प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप दर्द, सांस फूलना और बाकी सब चीजों को कंट्रोल करने के बावजूद पेशेंट अबनॉर्मल बिहेव करता है, तो हमारे पास दवाइयां हैं जिसको हम एंटीसाइकोटिक्स बोलते हैं, जिसके सेरिनेज या हैलोपेरिडोल। ये ओरली भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं, और हम धीरे धीरे, जैसे हम मॉर्फिन देते हैं, स्मॉलेस्ट डोज से चालू करते हैं और धीरे धीरे बढ़ के उतना ही देते हैं जिससे पेशेंट को आराम हो। और हमारा ये भी उद्देश्य रहता है कि पेशेंट अवेक रहे बट सिम्टोमेटिक नहीं रहे। तो पेशेंट कंफर्टेबल रहे, अवेयर रहे, वातावरण के बारे में अलर्ट रहे, बट कंफर्टेबल रहे, बिकॉज ये वो पेशेंट का हक है, वो पेशेंट का इम्पोर्टेंट है कि वो पेशेंट आराम से कंफर्टेबल रहे। स्पेशली अगर वो क्रिटिकली इल है, एक्यूटली वर्सन हो गए हैं पेशेंट और आईसीयू के कैंडिडेट नहीं है, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि एज डॉक्टर्स वी कीप हिम कंफर्टेबल। ये हमारा कर्तव्य है कि ऐसे पेशेंट्स को हम कंफर्टेबल रखना चाहिए। सो नेक्स्ट जो सिम्टम है वो, हाँ, डॉक्टर बरखम कुछ बोल रहे हैं, व्हेन दे फील अलोन, यस करेक्ट, एंड वी कैन नॉट एक्सप्लेन कंडीशंस। what is the solution for this, Dr. Markham? Can you suggest something that we can do, Dr. Markham? So tomorrow in the communication skills ke jo talk mein, sorry, we need to explain everything properly. Yes. And assure the patient that in COVID positive is, we can, you can recover from this disease. Yes. But you have need to willpower also. Yes. To your willpower, we are caring about you. You're correct. But we also need to be very sure that we should not falsely reassure them. So suppose you have an elderly patient, जिनका parameters are all haywire, आप ICU में भी नहीं लेके जा रहे, तो गलत भी नहीं बोलना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमको सच भी बताना है, ऐसे बताना है कि उनको धक्का नहीं पहुंचे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। तो मैंने 2-3 इंटरेस्टिंग पेपर्स पढ़े थे अमेरिका में, जैसे फैमिली के लिए उन बात नहीं हो रही थी तो वो लोग पोस्टर्स चिपकाते थे कि वो कंफर्टेबल हैं, वो अभी सांस ले रहे हैं, अभी आराम से सोए हैं, ऐसा स्टिकर्स बना के दीवार पे चिपकाया ताकि फैमिली को बाहर से दिखाई दिए कि ये पेशेंट को संभाल रहे हैं, इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि ये महामारी में इतने सारे पेशेंट्स हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है कि कौन पेशेंट किधर रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव तो है भी नहीं साथ में। तो फॉल्सली एश्योर भी करना गलत है, सच बताना, ऐसे बताना कि पेशेंट को शॉक नहीं बैठे, एट द सेम टाइम पेशेंट कंफर्टेबल रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पेशेंट को ये महसूस दिलाए कि हम उनके साथ हैं, फैमिली को ये महसूस दिलाए कि हम आपके पेशेंट का देखभाल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गोइंग अहेड, रजनी, पेन इज द अदर थिंग, दर्द इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप लोग सब जानते हैं और एक्सपीरियंस किया है पेन। शायद आप लोग ब्रेथलेसनेस और डिलीरियम, obviously not all of us have experienced, hopefully we won't, but pain is something that we all have experienced and it can be, बहुत तकलीफ होती है जब बहुत दर्द होता है, करेक्ट? तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट्स को पूछें कि पेन क्या है,
सिंपल टूल है, जैसे 0 to 10 नंबर लाइन में आप बता सकते हैं, पेशेंट को पूछ सकते हैं कि कितना दर्द हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। तो अंदाज से up to 4 is mild, 4 to 7 on the number line is moderate, 7 to 10 is severe। और WHO का लैडर है जिसमें माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे यू स्टार्ट पैरासीटामोल से शुरुआत करके वीक ओपियोइड और स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स देने के लिए। अगेन हमारा मोटो यही रहेगा, we always start with the low dose, keep increasing it till the patient is comfortable, and एक बार पेशेंट को दर्द फ्री है तो हम वही डोज पे ये करते हैं, और पेशेंट को बोलते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट अगर पेन बढ़ गया हो। हम राउंड द क्लॉक पेन किलर देते हैं, नहीं ना कि जब दर्द है तभी देना है। तो अगर हम पेन का असेसमेंट बराबर करें तो हम राउंड द क्लॉक देना चाहिए, एग्जैक्ट डोज देना चाहिए, जिससे पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करे। और बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि एनसेड्स जैसे ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन एक्सेट्रा ये डेंजरस है कोविड में, बट अप्रोप्रिएट सिचुएशन देख के पेन का कारण, पेन का असेसमेंट करके ये भी देना सेफ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इन जो पेशेंट क्रिटिकली इल हैं और जो तकलीफ में है, उनका तकलीफ कम करना हमारा उद्देश्य है, और हम ये करना ही चाहिए क्योंकि ये पेशेंट का बर्थ राइट है टू बी कंफर्टेबल। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके ई बुक में है। जो भी मेडिकेशंस आपको जरूरत पड़ेगी टू पैलिएट सिम्टम्स, जिससे पेशेंट की तकलीफें कम हो, सर से लेके पांव तक एजिटेशन हो, एंजाइटी हो, स्लीप नहीं हो, नींद नहीं हो, ब्रेथलेसनेस, सब दवाइयों का लिस्ट ये है। उसके साथ डोजेस हैं, कहाँ देना चाहिए। तो ये एकदम छोटा सा आप कॉपी पॉकेट में भी रख सकते हैं ताकि आप जब भी वार्ड में हो आप यूज कर सकते हैं, और इसका खूब बहुत फायदा लेना क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाया है और एकदम रेडी रेकनर है आपके लिए कि आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं एंड सेफली यूज कर सकते हैं। ये जो डोजेस हैं ये सजेस्टेड डोजेस हैं, आप आपके पेशेंट के हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से और जैसे रीनल पैरामीटर्स, लिवर फंक्शन के हिसाब से एडजस्ट करके प्लीज इन्हें यूज कीजिएगा। तो coming to the end of this thing, most important thing is that ये जो बीमारी है कोविड-19, ये पिछले 4-6 महीने से दुनिया को पूरा हड़प लिया है। हमारा जीवन पूरा उलट पुलट हो गया है और ये हम सबको अफेक्ट कर चुका है। दूसरा चीज ये है कि ये कब तक रहेगा, कैसे जाएगा, कितने महीने रहेगा, वैक्सीन आने पे कम होगा क्या, ये सब हमें पता नहीं है, बहुत अनसर्टेन है और हम लोग सिर्फ एक दिन करके जी रहे हैं। इसी मामले में सब जगह तनाव है और पेशेंट्स का नंबर बढ़ते जा रहा है। हम सब पेशेंट्स को इलाज करके अच्छा नहीं कर सकते हैं। हालांकि 80% पेशेंट माइल्ड डिजीज के रहते हैं, सिर्फ 20% पेशेंट्स का सीरियस इलनेस होता है, जिसमें से 5% पेशेंट्स आईसीयू जाते हैं। हमको हमारी जिम्मेदारी है डॉक्टर होने के नाते कि वो ही पेशेंट भेजे आईसीयू में जो आईसीयू से बेनिफिट करे। सिर्फ क्योंकि वेंटिलेटर अवेलेबल है सब पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डालना गलत बात है। तो पेशेंट सिलेक्शन भी करना जरूरी है। बट जब हम पेशेंट को एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं रखना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है और पेशेंट का हक है। और जो मेन सिम्टम्स हैं उसी के बारे में हमने बात किया है, जैसे सांस फूलना, डिलीरियम या घबराहट या बेचैनी और दर्द, ये 3 मेन सिम्टम्स के बारे में बात किया है। आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं तो वी आर वेरी वेल हैप्पी टू टेक इट। प्लीज रिमेंबर दैट ये जो मेडिसिन की लिस्ट है ये बहुत हेल्पफुल हैं और मॉर्फिन वर्क्स वेरी वेल इन ब्रेथलेसनेस। वी शुड यूज इट टू गिव द पेशेंट्स कंफर्ट। यूज सिंपल टूल्स जो हैं, सिंपल टूल्स जो हैं वो सब आप यूज करना चाहिए ताकि आप पेशेंट्स का असेस करें। पेशेंट के लिए कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के वक्त और भी ज्यादा, क्योंकि हम लोग सब पीपीई में हैं। प्लीज रियलाइज जब हम पेशेंट बनते हैं तो हम कितने तब बेचैन होते हैं, हमारे पेशेंट्स उतने ही या उससे ज्यादा बेचैन होते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पेशेंट्स और फैमिली को साथ लेके इस महामारी को कॉन्कर करना चाहिए। किसी ने मेडिसिन का लिस्ट भेजा है, वो ई बुक में है, प्लीज पेज 60 to 63 देख लीजिएगा।
सब कुछ है, और वेबिनार्स भी देखिए। एंड आई थिंक वक्त के हिसाब से हैव वी शॉर्ट टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 4 o'clock, तो आई वुड फर्स्ट अगले 3-4 मिनट्स के लिए अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं ट्रीटमेंट के बारे में या एथिक्स के बारे में या क्या करना चाहिए, तो प्लीज फील फ्री, एंड आफ्टर दैट डिस्कशन आई हैंड ओवर टू रजनी। कुछ क्वेश्चंस कोई शेयर करना चाहेगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? जब तक आपको, काफी लोग आप में से कोविड केयर सेंटर में काम कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या दिक्कतें महसूस की हैं, देखा है कि पेशेंट के सिम्टम्स में कैसे सिम्टम्स देखे हैं जो शायद अलग हैं, या आपको ज्यादा कठिनाई हुई उन्हें झेलते हुए? कुछ शेयर करना चाहेंगे? या आज के सेशन डॉक्टर राजम के साथ में जो हुआ उसमें आपको कुछ नई सीख मिली तो आप शेयर करना चाहेंगे, उसके बारे में आप पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछने वाली हूँ, आप में से कितने लोग मॉर्फिन यूज करने में कंफर्टेबल हैं और यूज कर चुके हैं? तो अगर आप बस एक +1, या आपके पास अवेलेबल भी है, कहाँ अवेलेबल है, कहाँ नहीं है? Some responses have come, Rajni. So loss of taste sensation and smell sensation कहाँ है? Yes, very good. That is one of the very common symptoms. और एक और था ऊपर, learned use of morphine. Yes, Dr. Siddharth. Where are you from, Dr. Siddharth? आप लोग सबके पास मॉर्फिन अवेलेबल है? असम, ओके, नाइस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग इंटरेस्टिंग प्लेसेस से हैं जहां होपफुली एक दिन मैं भी आके विजिट कर पाऊं। रंजीता बोल रहे हैं कि उनके पास मॉर्फिन है, डॉक्टर आलोक भी बोल रहे हैं। तो आप लोगों को मॉर्फिन मिलने में दिक्कत नहीं है? आप लोगों ने पहले यूज किया है? वैसे ज्यादातर लोगों ने मॉर्फिन पेन के लिए यूज किया है, या हम हार्ट फेलियर में भी यूज करते हैं जब पेशेंट्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन के साथ आते हैं, CHF में होते हैं, तभी उसमें तो एक लेवल कंफर्ट है सभी में कि हम यूज कर चुके हैं। लेकिन ये सांस की तकलीफ के लिए कभी हम झिझकते हैं, यूज किया है, तो ये एक हमारे ट्रेनिंग में, हमारे ये जो 5 दिन आप लोग अटेंड कर रहे हैं, ये हमारे ट्रेनिंग से बहुत हटके है। जो मेडिकल नर्सिंग ट्रेनिंग में है, हमें पैलिएटिव केयर नहीं सिखाया जाता है, कंपैशन, एम्पैथी, जो जैसे स्नेह भाव और जो कैसे बात करना है पेशेंट से, पेशेंट को कंफर्टेबल कैसे रखना है। बहुत सारे बॉलीवुड के पिक्चर्स में देखा होगा आपने, डॉक्टर बोलते अब आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये एक लाइन जो है हम कभी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत है चीजें जिससे पेशेंट को कंफर्ट, आप जैसे बात करते हैं पेशेंट, उसी से पेशेंट को काफी हद तक कंफर्ट हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कभी बोलते हैं, क्या दवाई देते हैं, और वो पेशेंट को क्या फर्क पड़ता है वो दवाई से, उसी से हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो प्लीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव यूज्ड मॉर्फिन इन कार्डियक पेशेंट्स, एक्सीलेंट। ओरल कैंसर पेन, यस, इट्स डिफिकल्ट टू गेट। हाँ, मॉर्फिन मिलना तो अभी बॉम्बे में भी लॉकडाउन में मुश्किल हो गया है। Myocardial infarction, yes, correct, Dr. Alok. Just want to add also, Rajam, that the National Outreach Team at Pallium India, we have worked at state levels to facilitate access to oral morphine. Excellent. So if anybody would like to get more information on that, we have a whole team dedicated to facilitating this access, or to handhold the organization a little bit if required, or to facilitate discussions with the authorities. So that's just something for everybody here to. तो स्मृति जो पैलियम इंडिया की प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, वो बता रही हैं कि उनके पास आउटरीच प्रोग्राम्स हैं जो बताएंगे एग्जैक्टली मॉर्फिन कैसे मिला जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट में, और कहाँ से मिल सकता है, और आपको ये मिलने की सुविधा बना के दे सकते हैं। तो उसके लिए भी आप उनके पास रीच आउट कर सकते हैं। तो प्लीज फील फ्री कि आप पैलियम इंडिया को सेपरेटली ईमेल डालें, ताकि आपकी ये दुविधा भी कम हो। और किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ टिप्पणियां देना है? ब्रेथलेसनेस रिलीव कर सकते हैं, हाँ, दैट इज रजनी। डॉक्टर सुबोध सिंह, नॉट यूज बट लर्न हाउ टू यूज मॉर्फिन। एंड प्लीज आप लोग ई बुक और वेबिनार जरूर देखिए।
बहुत मेहनत और लगन से बनाया है, ताकि आप लोगों को जगह जगह पढ़ाई करके इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक जगह पे कंसाइज है आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको रेडीली सब इंफॉर्मेशन मिले। उसके बावजूद आपको डाउट है तो हमारे पास प्लीज फील फ्री, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, वी वांट दिस टू हेल्प more and more patients, ताकि through you we get to help more patients. Excellent. Thank you, Dr. Alok. Thank you. So अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो ई बुक में पैलिएटिव केयर ओपन नहीं हो रहा है। स्मृति, the last chat. Yes, let me just check. Is anybody else also having trouble with that? और किसी को भी तकलीफ हो रही है? PDF viewer needs to be used, Shriya is saying. नहीं आया है मेल में, प्लीज सेंड करवा दीजिए। सरिता जी, वो आपके जो रजिस्ट्रेशन कॉन्फर्मेशन ईमेल में सारे लिंक्स भेजे गए हैं, हम लोग फिर से भेज देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। या we can send it with tomorrow's email as well, not a problem. Okay, thank you everybody. So I'll hand over to sorry, 1 minute, Rajni is going to do the closing and then sorry, one moment. Jaya, we haven't sent the ebook separately, we have sent links to the ebook. तो अगर आप अपना confirmation email देखेंगे, वहाँ पे सारे links दिए गए हैं। वो link पर अगर आप click करेंगे तो अभी श्रिया ने अभी फिर से भेजा है लिंक चैट बॉक्स में, प्लीज ट्राई करिए। It'll take you straight to the resource toolkit. वहाँ पे webinars भी हैं और e-book भी है। तो यहाँ पे भी है लिंक और आपके confirmation email में भी है, प्लीज चेक करिएगा। Sorry राजम। No. I am done. आगे कोई questions नहीं है शायद। Again, once again, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि वीक डे पे, काम के वर्किंग डे के बीच में आप आए। और कोई भी क्वेश्चंस हो इस पूरे हफ्ते में, प्लीज गेट बैक टू अस। हम बहुत ईगरली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हैं। हम भी आपसे बहुत सीखते हैं और हम आपके जरिए भारत के कोने कोने में और चले जाते हैं। होपफुली नेक्स्ट हॉलीडे जब भी होगे इंशाल्लाह हम आप लोगों को उस जगह आके मिलेंगे। ओवर टू यू रजनी। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजम, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लीड किया आज, और मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिसने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आपके बिना हमारा काम तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। हमारा ये जो हमारा मकसद है कि सभी जो पेशेंट्स हैं जो इस महामारी के बीच को झेल रहे हैं, फैमिलीज को, उनको थोड़ी राहत हम दे पाएं, तो ये आपके जरिए ही हर कोने, देश के हर कोने में पहुंचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमें एक चीज पता चला कि सबसे कॉमन जो सिम्टम्स हैं, डॉक्टर राजन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बोला था कि हम पिक्चरों में देखते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पैलिएटिव केयर में हमारा ये जो एक मकसद, एक गोल, एक हम ऐसा मंत्र लेके जाते हैं आगे कि जब हम क्योर नहीं कर सकते तो तब हमेशा हम केयर तो जरूर कर सकते हैं। तो केयर के कैसे कैसे औजार हैं हमारे पास में कि हम जो तकलीफें पेशेंट्स महसूस कर रहे हैं उनको हम कैसे रिलीव कर सकते हैं। जो हांफनी वो महसूस करते हैं, सांस में तकलीफ, जो एजिटेशन, डिलीरियम, दर्द वो महसूस करते हैं, तो आप प्लीज जरूर ध्यान देके वो सारे टूल्स को यूज करना प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपके बहुत काम आएगा, आपके पेशेंट्स के भी बहुत काम आएगा। और आज के सेशन में हमने ये भी देखा कि कई बार ये जो हमें कम्युनिकेट करना होता है पेशेंट को, ये बहुत डिफिकल्ट भी होता है। ये हम भी बहुत मुश्किल में आ जाते हैं कि कैसे बोलें। डॉक्टर राजम ने कहा कि अगर हमें फॉल्स होप भी नहीं देना है, लेकिन उनको रिलीव भी करना है, उनकी जो तकलीफें हैं उनको रिलीव करना है, फॉल्स होप नहीं देना है, सच बोलना है और ये भी बोलना है कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो कल हम जाके देखेंगे कि हम रमेश जी की फैमिली, जिनके साथ हम बात करते आए हैं, तो आगे हम उनके साथ में कैसे उनको हेल्प कर पाएंगे, क्या क्या दिक्कतें हम फेस करते हैं कम्युनिकेशन में, और इसे हम कैसे थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारा कल डिस्कस किया जाएगा। आज क्लोजिंग में मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहूंगी, क्योंकि आज हमने ब्रेथलेसनेस के बारे में बहुत बात की है।
और जैसे डॉक्टर राजम ने कहा हमने ज्यादा ब्रेथलेसनेस महसूस नहीं की है, तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। कभी आपने भागते भागते बस पकड़ा हो या ट्रेन पकड़ी हो, तो जैसे वो सांस चढ़ जाता है ऊपर और छाती के अंदर दिल ऐसे एकदम तेज रफ्तार से दौड़े जा रहा है। अब आप मानिएगा कि यूजुअली जो होता है कि 5-10 मिनट में वो जो सेंसेशन है वो हमारा वो सेंसेशन ठीक हो जाता है। अब सोचिए कि वही सेंसेशन आपके छाती में, आपके दिमाग में वो फीलिंग अगर 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन चलता रहे, तो आपको कितनी दिक्कत होगी। सोचते ही दिल घबराता है ना। कभी कभी हमारा दिल इसलिए भी घबराता है कि हमें जाके किसी पेशेंट को बोलना है या किसी फैमिली को जाके बोलना है कि आपके जो पिताजी हैं वो सीरियस हैं, वो ठीक नहीं होंगे। ये सोचते ही हमारा दिल घबराता है, हमारी सांस चढ़ जाती है। तो मैं अभी चाहूंगी कि हम एक स्टेप पीछे लें और सोचें कि हम अपने आप को कैसे थोड़ा दिलासा दे सकते हैं, थोड़ा हम रिलीव कर सकते हैं। तो आप सभी लोग उठ के बैठ जाइएगा, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी, पीठ सीधा हो, ऐसे बैठ जाइएगा कंफर्टेबल पोजीशन में। मैं चाहूंगी कि आप लंबा सांस एक खींच लें नाक के जरिए और धीरे से मुंह से सांस छोड़े। आप चाहें तो आप आपकी आंखें धीरे से बंद कर सकते हैं, लंबा सांस खींच लीजिएगा, आंखें धीरे से बंद करते हुए लंबा सांस छोड़िएगा। एक और बार धीरे से लंबा सांस अंदर खींचिएगा और छोड़िएगा। आप चाहें तो अपने पेट के ऊपर एक हाथ रख सकते हैं, छाती के ऊपर एक हाथ रख सकते हैं। जैसे आप लंबा सांस अंदर खींचते हैं और छोड़ते हैं, देखिएगा कि आपकी छाती और पेट में कैसे मूवमेंट आती है। अब सोचिएगा कि आप इस लंबे सांस जो अंदर जा रही है, लंबी सांस, उसके साथ में आप अपने अंदर होप लेके जा रहे हैं, ताकत लेके जा रहे हैं। और जैसे आप सांस छोड़ते हैं तो टेंशन, दर्द बाहर छोड़ रहे हैं अपने शरीर के। अपना जो मनपसंद नजारा है अपने माइंड में सामने लाइएगा। ये एक माउंटेन हो सकता है, समुद्र का किनारा हो सकता है, ये किसी चहेता पर्सन का चेहरा भी हो सकता है जिसके बारे में सोच के आपको हमेशा एकदम एक रिलीफ मिलता है। 2 और लंबे सांस साथ में हम लेंगे। यही नजारा पकड़िए रहिएगा। अब धीरे से आप महसूस कीजिएगा कि आप कहाँ बैठे हैं, आपके आसपास क्या है। धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने साथ में ये एक्सरसाइज हमारे साथ किया। आशा करती हूँ कि इन 2 मिनट में आपको थोड़ी रिलीफ मिली हो और आपके पास एक और टूल पहुंचा हो कि आप अपने पेशेंट्स के साथ में उनका हाथ पकड़ के अगर 2 सांस उनके साथ में लें तो शायद उन्हें भी थोड़ी राहत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबडी। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, एक दूसरे का ख्याल रखिएगा और आपके पेशेंट्स का भी। थैंक यू स्मृति, थैंक यू अरुण एंड रजनी, and we will see you all tomorrow. And over to you, Smriti. Thank you very much, Dr. Rajam and Dr. Rajni, for an excellent session, and really nice to see all the interaction in the chat box. Just a small request, please fill in the feedback form before you check out, and there it is on your screen. It'll really help us improve on our own work. And tomorrow's session is on communication. See you tomorrow. Thank you very much.